नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बजरंग, जो लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी है मुंबई की एक पुरानी हवेली की, जहां मल्होत्रा परिवार की जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके घर को डर का अड्डा बना दिया। क्या था उस हवेली में? कौन सी ताकत छिपी थी उन दीवारों के पीछे? और कैसे एक छोटी सी गलती ने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया? तो दोस्तों, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, लाइट्स धीमी कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई के एक शांत और पुराने मोहल्ले में, जहां सड़कों पर दिन ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, मल्होत्रा परिवार। इस परिवार में थे अनिल मल्होत्रा, एक छोटे मोटे कपड़ा व्यापारी, उनकी पत्नी सुमन, जो एक स्कूल में शिक्षिका थीं, और उनकी 16 साल की बेटी काव्या, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और जिज्ञासु थी। उनका घर एक पुरानी 2 मंजिला हवेली मुंबई के कालबा देवी इलाके में था। यह हवेली बाहर से तो साधारण दिखती थी, लेकिन इसके भीतर की दीवारों में समय के साथ कई कहानियां दफन थीं। हवेली की मोटी दीवारें, ऊंची छतें और पुराने लकड़ी के दरवाजे रात के सन्नाटे में कभी-कभी अजीब सी आवाजें छोड़ते थे, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। काव्या को यह घर हमेशा से थोड़ा अजीब लगता था। रात को जब वह अपने कमरे में पढ़ाई करती, तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी खिड़की के बाहर हल्की सी आहट, तो कभी सीढ़ियों से आती चरमराहट। लेकिन वह इन बातों को अपने दिमाग का वहम समझकर टाल देती थी। अनिल और सुमन भी इन छोटी मोटी बातों को पुराने घर की खासियत मानते थे। पुराने घर ऐसे ही होते हैं काव्या, सुमन कहती। लकड़ी सिकुड़ती है, हवा चलती है और आवाजें आती हैं। लेकिन जल्द ही इस घर की शांति में एक दरार पड़ने वाली थी। एक दिन अनिल ने काव्या को बताया कि उनका दूर का रिश्तेदार, उनका भांजा विक्रम, कुछ समय के लिए उनके साथ रहने आ रहा है। विक्रम, जो हाल ही में एक दुखद हादसे में अपने माता पिता को खो चुका था, अब अकेला था। अनिल और सुमन ने फैसला किया था कि वे उसे अपने घर में पनाह देंगे। सुमन ने काव्या को समझाया, विक्रम को अपने भाई की तरह अपनाना। काव्या, वह मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसे प्यार और परिवार की जरूरत है। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम को वह बचपन से जानती थी। वह एक शरारती और चंचल लड़का था, जो उसे हमेशा तंग करता था। कभी उसकी किताबें छिपा देता, तो कभी उसका मजाक उड़ाता। काव्या को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे अकेले रहना पसंद है मम्मी, उसने एक बार सुमन से कहा। विक्रम आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सुमन ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, बस थोड़ा धैर्य रखो, वह हमारा परिवार है। विक्रम के आने का दिन आ गया। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और हवेली के बाहर का आसमान नारंगी रंग में डूबा था, दरवाजे की घंटी बजी। अनिल और सुमन ने विक्रम का गर्मजोशी से स्वागत किया। 17 साल का विक्रम लंबा और पतला था। उसका चेहरा उदास था और आंखों में एक खालीपन सा झलकता था। उसने एक छोटा सा बैग थामा हुआ था, जिसमें उसकी जिंदगी की कुछ जरूरी चीजें थीं। सुमन ने उसे गले लगाया और कहा, यह अब तेरा घर है विक्रम। काव्या, जो हॉल के एक कोने में खड़ी थी, ने उसे ठंडी नजरों से देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। पहली रात शांति से गुजर गई। विक्रम को काव्या के बगल वाले कमरे में ठहराया गया था। यह कमरा सालों से बंद पड़ा था और उसमें एक पुरानी अलमारी, एक लकड़ी का पलंग और कुछ धूल भरी किताबें थीं। रात के करीब 2 बजे, जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, एक अजीब सी घटना हुई। काव्या की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने कमरे का दरवाजा चेक किया, वह बंद था। लेकिन तभी उसे बगल के कमरे से, जहां विक्रम सो रहा था, एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह डरते डरते बिस्तर से उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर गलियारे में निकली।
विक्रम का कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। काव्या ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था और विक्रम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन काव्या को यकीन था कि उसने कुछ सुना था। वह वापस अपने कमरे में लौटी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर विक्रम चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बार बार अपने आसपास देख रहा था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सुमन ने उससे पूछा, विक्रम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ मामी, बस नींद ठीक से नहीं आई। काव्या, जो सामने बैठी थी, ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे विक्रम की बेचैनी अजीब लग रही थी। उसी रात कुछ और अजीब हुआ। काव्या अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी जब उसे फिर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। काव्या, काव्या। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब बंद की और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज अब विक्रम के कमरे की तरफ से आ रही थी। वह डरते हुए गलियारे में निकली और विक्रम के कमरे के पास पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने अंदर झांका। विक्रम अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था और वह दीवार की ओर घूर रहा था। विक्रम, काव्या ने धीरे से पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे की पुरानी अलमारी से एक तेज चरमराहट की आवाज आई। काव्या चौंक गई। उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वह डर के मारे पीछे हटी, लेकिन तभी विक्रम की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा एकदम से बदल गया था। वह धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। काव्या, उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, तूने मुझे बुलाया था ना? काव्या का गला सूख गया। वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में भाग गई। उसने दरवाजा लॉक किया और सारी रात अपने बिस्तर पर कांपती रही। उसे यकीन था कि कुछ गलत हो रहा था। विक्रम वैसा नहीं था जैसा वह बचपन में था। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। अगले कुछ दिन और अजीब घटनाएं हुईं। घर में चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती थीं। कभी रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती, तो कभी गलियारे में किसी के चलने की आहट। सुमन और अनिल को भी अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। एक रात जब सुमन रसोई में पानी लेने गई, तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ी, रसोई की मेज पर रखा चाकू हवा में उठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सुमन ने डर के मारे चीख मारी और चाकू जमीन पर गिर गया। अनिल और काव्या दौड़कर आए, लेकिन तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुमन ने अनिल से कहा, कुछ तो गलत है अनिल। यह घर यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा। अनिल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी परेशान था। उन्होंने फैसला किया कि वे विक्रम को एक डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शायद उसके माता पिता की मौत का सदमा उसे इस तरह प्रभावित कर रहा था। लेकिन काव्या को लगता था कि बात सिर्फ विक्रम तक सीमित नहीं थी। कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस घर की दीवारों में छिपा था। एक रात जब काव्या अपने कमरे में थी, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी। काव्या, तुमने शुरू किया, अब खत्म करो। उसने डरते हुए अपने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन तभी बिजली चली गई। अंधेरे में उसे अपने बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह डर के मारे चीख पड़ी। अनिल और सुमन उसके कमरे में दौड़े आए, लेकिन जब उन्होंने लाइट जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। काव्या ने रोते हुए कहा, पापा, कुछ है इस घर में, मैं सच कह रही हूं। अनिल ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। अगले दिन उन्होंने एक स्थानीय पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी ने घर में प्रवेश करते ही कहा, इस घर में कुछ है, कोई अशांत आत्मा, लेकिन यह किसी के बुलावे पर आई है। उसने काव्या की ओर देखा और काव्या का दिल धक से रह गया।
पुजारी की बात सुनकर काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी कुछ नहीं किया था, फिर पुजारी ऐसा क्यों कह रहा था? लेकिन उसके मन में एक शक गहरा रहा था। उसने याद किया कि कुछ महीने पहले जब वह इंटरनेट पर कुछ अजीब-अजीब चीजें सर्च कर रही थी, तो उसे एक पुरानी किताब का जिक्र मिला था। वह किताब थी रहस्यमयी विधियां, एक ऐसी किताब जिसमें तंत्र मंत्र और रहस्यमयी अनुष्ठानों का जिक्र था। काव्या को यह सब शुरू में मजेदार लगा था। उसने उत्सुकता में किताब डाउनलोड की और उसमें लिखे कुछ छोटे-मोटे मंत्र आजमाए थे। उसे लगा था कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि शायद उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था। पुजारी ने घर में एक छोटा सा हवन किया और कुछ मंत्र पढ़े। उसने कहा, जो भी है वह अभी कमजोर है, लेकिन अगर इसे और ताकत मिली तो यह खतरनाक हो सकता है। उसने अनिल और सुमन को सलाह दी कि वे घर में कोई भी अजीब चीज देखें तो उसे तुरंत बताएं। काव्या ने अपनी किताब की बात किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि अगर उसने सच बोला तो उसके माता पिता उस पर गुस्सा होंगे। अगली रात जब पूरा घर सो रहा था, काव्या को फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार यह आवाज घर की छत से आ रही थी। वह डरते डरते छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। छत पर अंधेरा था, लेकिन दूर एक कोने में उसे एक काली आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। काव्या के गले से चीख निकलने वाली थी, तभी वह आकृति गायब हो गई। वह डर के मारे नीचे भागी और अपने कमरे में छिप गई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह विक्रम से बात करेगी। शायद उसे कुछ पता हो। उसने विक्रम को हॉल में अकेले पाया। विक्रम, उसने धीरे से कहा, तुझे कुछ अजीब लग रहा है इस घर में? विक्रम ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही अजीब सा खालीपन था। काव्या, उसने धीमी आवाज में कहा, तूने कुछ किया है ना? कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए था। काव्या का दिल धक से रह गया। तब तुझे कैसे पता? उसने हकलाते हुए पूछा। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी मुस्कान दी और वहां से चला गया। काव्या को अब यकीन हो गया था कि उसकी किताब की वजह से कुछ गलत हुआ था। उसने अपनी लैपटॉप खोली और उस किताब को फिर से देखा। उसमें एक चैप्टर था जिसमें लिखा था कि कुछ खास मंत्रों से आत्माओं को बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो वे खतरनाक हो सकती हैं। काव्या ने डरते डरते उस रात फिर से किताब खोली। उसने एक मंत्र पढ़ा जो आत्मा को वापस भेजने के लिए था, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं। एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई और उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने की मेज पर रखा उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक काला साया उभरा। साये ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने मुझे बुलाया, अब मैं नहीं जाऊंगा। काव्या ने चीख मारकर लैपटॉप बंद किया और अपने बिस्तर में दुबक गई। उस रात उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल से लौटी तो घर में एक अजीब सा माहौल था। सुमन और अनिल परेशान दिख रहे थे। उन्होंने बताया कि विक्रम सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। जब अनिल ने उसका दरवाजा खोला तो विक्रम अपने बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह कुछ बड़बड़ा रहा था जो कोई समझ नहीं पा रहा था। सुमन ने तुरंत पुजारी को दोबारा बुलाया। इस बार पुजारी के साथ एक और व्यक्ति आया, फादर जॉन, जो एक स्थानीय चर्च के पादरी थे। फादर जॉन ने विक्रम को देखते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली शक्ति है। उन्होंने घर में एक विशेष प्रार्थना शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, घर की दीवारें कांपने लगीं। काव्या ने डरते हुए अपनी किताब की बात बता दी। फादर जॉन ने काव्या से कहा, तुमने जो किया वह बहुत खतरनाक था। तुमने बिना पूरी जानकारी के एक ऐसी शक्ति को बुलाया जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकती। उन्होंने काव्या को उस किताब को जलाने के लिए कहा और एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। लेकिन तभी विक्रम अचानक अपने बिस्तर से उठा और एक डरावनी आवाज में चिल्लाया, यह मेरा घर है, तुम सब चले जाओ। उसकी आवाज मानव जैसी नहीं थी। फादर जॉन ने हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने अपने क्रॉस को विक्रम की ओर बढ़ाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। काव्या, सुमन और अनिल डर के मारे एक कोने में खड़े थे। तभी विक्रम के शरीर से एक काला साया निकला और हवा में गायब हो गया। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब विक्रम को होश आया तो वह सामान्य लग रहा था। उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं था। फादर जॉन ने कहा, यह आत्मा अब चली गई है, लेकिन तुम सबको सावधान रहना होगा। काव्या ने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह दोबारा ऐसी चीजों से दूर रहेगी। कहानी का अंत एक शांत नोट पर हुआ। मल्होत्रा परिवार ने उस हवेली को छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गया। काव्या ने विक्रम से माफी मांगी और दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से बेहतर था। लेकिन काव्या को आज भी वह रात याद आती थी जब उसने उस किताब को खोला था। और कभी-कभी जब वह अकेली होती थी, उसे लगता था कि कोई अब भी उसे देख रहा है। फादर जॉन की प्रार्थनाओं और मंत्रों के बाद हवेली में एक गहरी खामोशी छा गई थी। विक्रम का शरीर अब शांत था, उसकी आंखों का भयानक सफेद रंग धीरे-धीरे गायब हो चुका था और वह गहरी सांस लेते हुए बिस्तर पर लेट गया। काव्या, सुमन और अनिल एक कोने में खड़े, डर और राहत के मिश्रित भावों के साथ यह सब देख रहे थे। वह काला साया जो विक्रम के शरीर से निकला था, एक तेज चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। फादर जॉन ने अपनी आंखें बंद कीं, एक लंबी सांस ली और कहा, यह आत्मा अब चली गई है, लेकिन इस घर की दीवारों में अभी भी कुछ छिपा है। तुम्हें सावधान रहना होगा। उन्होंने काव्या को उस किताब को तुरंत जलाने की हिदायत दी और विक्रम के गले में एक पवित्र ताबीज डाल दिया, यह कहते हुए कि इसे कभी न उतारे। काव्या ने अपनी गलती स्वीकार की और रोते हुए माफी मांगी। सुमन और अनिल ने उसे गले लगाया, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने फैसला किया कि इस हवेली में अब और रहना ठीक नहीं है। कुछ ही दिनों में मल्होत्रा परिवार ने हवेली छोड़ दी और मुंबई के एक नए आधुनिक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। नया घर चमकदार और हवादार था और ऐसा लगता था जैसे अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। विक्रम और काव्या के बीच का रिश्ता भी बेहतर हो गया था। वे अब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और काव्या ने वादा किया कि वह दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन कुछ रातों बाद जब काव्या अपने नए कमरे में अकेली थी, उसे फिर से वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। काव्या, तुम मुझसे नहीं भाग सकती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका डर है जो उसे परेशान कर रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी अलमारी की ओर गई। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से एक पुरानी धूल भरी किताब बाहर गिरी। वही किताब, रहस्यमयी विधियां, जिसे उसने जलाने की कोशिश की थी। किताब का कवर जला हुआ था, लेकिन जब उसने कांपते हाथों से इसे खोला तो उसका आखिरी पन्ना खुला था। उस पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। काव्या ने चीख मारकर किताब फेंक दी और सुमन को बुलाया। लेकिन जब सुमन कमरे में आई तो किताब गायब थी। काव्या ने सारी बात बताई, लेकिन सुमन को लगा कि वह शायद अपने डर की वजह से वहम में है। उस रात काव्या ने अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया और लाइट जलाकर सोई। लेकिन जैसे ही वह नींद की गहराई में डूब रही थी, उसे अपने बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने की दीवार पर एक छाया उभरी। वही काला साया जो उस हवेली में था। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी ठंडी सांस काव्या के चेहरे पर महसूस हुई। तभी अचानक बिजली चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब सुमन और अनिल काव्या के कमरे में आए तो वह अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और उसके हाथ में वही ताबीज था जो फादर जॉन ने विक्रम को दिया था। लेकिन ताबीज का धागा टूटा हुआ था और उस पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे। सुमन ने चीख मारकर अनिल को बुलाया और उन्होंने तुरंत फादर जॉन को फोन किया। लेकिन जब फादर जॉन आए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह आत्मा काव्या को छोड़ने वाली नहीं है। उसने इसे अपने भीतर बुला लिया था। अब यह उसका हिस्सा है। मल्होत्रा परिवार ने उस दिन के बाद काव्या को कभी अकेले नहीं छोड़ा। लेकिन रात के सन्नाटे में
जब घर में सब सो रहे होते, काव्या को अब भी लगता था कि कोई उसके कमरे में है। कभी खिड़की के बाहर एक छाया, तो कभी बिस्तर के नीचे से आती फुसफुसाहट। वह जानती थी कि वह आत्मा अभी भी उसके साथ है, शायद हमेशा के लिए। और हर रात जब वह अपनी आंखें बंद करती, उसे लगता कि वह अंधेरे में उसकी ओर देख रही है, बस इंतजार में कि कब वह फिर से कोई गलती करे। दोस्तों, यह थी मल्होत्रा परिवार की डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि काव्या उस आत्मा से कभी मुक्ति पा सकेगी, या वह हमेशा उसकी छाया में जिएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि अगली बार आप कैसी डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है, शायद आपके आसपास भी कोई अनजानी ताकत आपका इंतजार कर रही हो। नमस्ते, और फिर मिलेंगे हॉरर स्टोरी विद बजरंग के साथ।